हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आ रहा हूँ मैं। क्लास 10 सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं और भी उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। अगर सिमिलर हो गया तो क्या क्या उससे फायदे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे मजेदार थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप क्लास 9th में जो आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, है ना, रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद आगे हम लोग करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या होगा, हम उससे थोड़ी थोड़ी देर पे उससे कंपैरिजन करते रहेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी। दैट मींस कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, और दूसरा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जब कोई दो टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल का मतलब सर्कल, लाइन, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, ठीक है, इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल, ये कोई दो फिगर्स अगर एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी क्लास 9 में, एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस है स्मॉल r, एक और सर्कल ले लिया जिसका रेडियस है स्मॉल r, दैट मींस दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, सेम है। तो ये सर्कल दूसरे सर्कल पे क्या करेगा, एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, सिमिलर सर्कल कहेंगे। ठीक है, चलिए ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल उठाता हूं मैं जिसकी हर साइड है 5 सेंटीमीटर, और एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल उठाता हूं जिसकी हर साइड है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, ये दोनों फिगर्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल उठाते हैं। अब मैं कोई रैंडमली कोई दो ट्रायंगल उठाता हूं, जैसे एक राइट ट्रायंगल उठा लेते हैं, इसकी साइड है 3, इसकी साइड है 4, ये हो गया 5। एक और राइट ट्रायंगल उठाते हैं, 3, 4, 5, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे, तो इसे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहने वाले हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता था, वो आता था करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट मींस अगर इस राइट ट्रायंगल को मैं इस राइट एंगल पे इस तरीके से प्लेस करूं कि इसका 90 डिग्री इस 90 डिग्री पे आए, इसके 4 सेंटीमीटर वाला जो साइड है इसके 4 सेंटीमीटर पे आए, इसका 3 सेंटीमीटर वाले पे आए, तभी ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। अगर मान लो इस 90 डिग्री को मैं इस एंगल पे उठा के रख दूं तो कैसे ओवरलैप करेगा, नहीं कर पाएगा ओवरलैप। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम आते हैं सिमिलर फिगर्स पे। अब क्या होगा कि अगर मान लो मैं दो सर्कल्स लेता हूं जिसके रेडियस अलग अलग है, एक का रेडियस स्मॉल r है, एक का रेडियस कैपिटल R है, तो इन दोनों फिगर्स को हम क्या कहेंगे, दोनों सर्कल है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको इस पे प्लेस किया है तो ये बिल्कुल उसको ओवरलैप नहीं करेगा, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि सिमिलरिटी वर्ड का है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। दो वैसे फिगर्स जो एग्जैक्टली सेम शेप के हों, शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसका साइज डिफरेंट है। ठीक है, तो अब अलग अलग जो फिगर्स है उसका साइज अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे सर्कल की बात करूं तो सर्कल का जो साइज है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, तो हमने रेडियस को बड़ा छोटा कर दिया, उसका साइज जो है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। सेम केस हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए लेते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं लेता हूं यहाँ पे जिसकी हर साइड है 3 सेंटीमीटर, और एक दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं जिसकी हर साइड है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों सेम ही शेप है। अच्छा, राइट ट्रायंगल के केस में आते हैं। राइट ट्रायंगल के केस में जैसे ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, मैं एक यहाँ पे और ट्रायंगल लेकर के देखता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल लेकर के देखते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये ट्रायंगल का हर साइड का क्या मैंने
थोड़ा सा बढ़ा दिया, जस्ट डबल कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, तो यही ट्रायंगल जो है वो ऐसा दिख रहा है, डबल कर दिया, मतलब दोनों राइट ट्रायंगल ही है और ये एंगल वगैरह भी सब सेम ही होंगे क्योंकि उसी रेशियो में मैंने इसके साइड्स को बढ़ाया है ना। तो अब यहाँ से सिमिलरिटी के डेफिनेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं। दैट मींस चलिए इसको ऐसा करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, पॉलीगन्स की हेल्प से जनरलाइज कर देते हैं। सो दो फिगर्स ठीक है कब सिमिलर होंगे, पॉलीगन का केस लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं पहले बात कर लेता हूं सिमिलर पॉलीगन्स, ठीक है, दो पॉलीगन्स जो है वो सिमिलर कब होंगे। सबसे पहले तो उसके नंबर ऑफ साइड्स पर आपको पता चाहिए, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ना। सो टू polygons of same number of sides are said to be similar if their corresponding angles are equal and the ratio of their corresponding sides is same। चलो एक डायग्राम कंसीडर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पेंटागन कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम मैंने ए बी सी डी ई रख दिया, एक पेंटागन है, ठीक है, और एक और फिगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं ठीक इसी की जैसे, बस थोड़ा सा छोटा रखते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूं पी क्यू आर एस टी। ये दो पॉलीगन्स हैं, ठीक है, ये दो पॉलीगन्स सिमिलर कब होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 तब होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। जैसे इसका एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो, ठीक है, एंगल एस इसका जो एंगल एस है वो इसके एंगल डी के बराबर हो, इस तरीके से, और लास्ट में बच गया एंगल ई वो इसके एंगल टी के बराबर, दैट मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हम गेस करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हम गेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे गेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इस चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अब देखो यहाँ पे ए और बी को कंटेन करने वाला साइड यहाँ पे, पी और क्यू को कंटेन करने वाला साइड यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहली कंडीशन क्या रखी कि एंगल ए एंगल बी के बराबर हो, एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल बी ऐसे, एंगल क्यू एंगल आर एंगल एस और एंगल टी, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा वाला जो है वो इनका रेशियो है, सो ए बी अपॉन बी क्यू। वैसे जब आप ए बी लिया, फिर बी सी लिया, फिर सी डी लिया, फिर डी ई लिया, डी के बाद ई ए लिया, इस तरीके से। तो पी क्यू है तो पी क्यू के बाद नीचे कौन सा होगा, क्यू आर होगा, आर एस होगा, एस टी होगा और फिर टी पी होगा। दैट मींस उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों की कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तभी दोनों फिगर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। तो एक बार हम लोग सिमिलरिटी का सिंबल भी देख लेते हैं, ए बी सी डी, ये जो है वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर एस टी के, ऐसे दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर है। साइन ऑफ सिमिलरिटी ये, ठीक है, ये याद आया, ये क्या था, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल था, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का सिंबल है, और ये वाला क्या है, ये सिमिलर फिगर्स का, ये सिमिलर फिगर्स का सिंबल है, ठीक है, सिंपल है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे, छोटा सा इंट्रो देंगे, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में लेटर ऑन, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ने से पहले हमें काफी चीजों का इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो वो छोटी छोटी बातें पहले हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद ही कुछ ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में देख लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स, अभी मैंने पॉलीगन के बारे में बताया, पॉलीगन्स दो
पॉलीगन्स सिमिलर कैसे होते हैं, कब होते हैं, ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स पे। कोई भी दो ट्रायंगल्स में ले लेता हूं इस तरीके से, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल मैं यहां पे ले लेता हूं इस तरीके से, पी क्यू आर। सो ये दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहे जाएंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दो मैं लिख दे रहा हूं इस तरीके से। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इनके साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हो, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो। और साथ ही साथ क्या हो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी के बराबर हो। ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यू आर के। ठीक है, अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि अगर एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू आर दोनों सिमिलर हैं तो ऐसा होगा। अच्छा एक चीज और मैं यहां पे कर देता हूं क्लेरिफाई, जो काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर क्या ट्रायंगल एबीसी अगर ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है तो क्या ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल क्यूपीआर के सिमिलर होगा? क्योंकि बच्चों को लगता है कि ट्रायंगल पीक्यूआर और ट्रायंगल क्यूपीआर दोनों सेम है लेकिन सिमिलरिटी के कांसेप्ट में वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर हर लेटर उसके करस्पॉन्डेंस को बता रहा है। दैट मींस एंगल ए जो है वो एंगल पी के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे एंगल ए जो है वो क्यू के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है, जो कि अगर मैं इस फिगर में देखूं तो एंगल ए और एंगल क्यू बराबर नहीं है, ऐसा मैंने नहीं बोला है। मैंने बोला है एंगल ए और एंगल बी बराबर है। ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, इस फिगर में यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उसके हर साइड्स बराबर ही होते हैं, हर एंगल बराबर होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो इन छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अब आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, नोट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। नोट क्या है, नोट में क्या कहता है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, all congruent figures are similar, but notice करिएगा, but vice versa is not true, vice versa is not true. That means सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, कई बार होते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। तो ये छोटी-छोटी चीजों का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट है। चलो, तो ये थ्योरम हम लोग देखते हैं क्या क्या है थ्योरम। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इन शॉर्ट हम इसे बीपीटी बोलते हैं। ये थ्योरम जो है वो थेल्स ने दिया था। किसने दिया था? थेल्स ने। तो थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि ये थ्योरम ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। कहां पे एप्लीकेबल है? ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनिएगा, ये थ्योरम सिर्फ ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल में लगाना है तो हम पहले वहां पे ट्रायंगल बनाएंगे, फिर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसे समझाता हूं, फिर इसका स्टेटमेंट देखेंगे और फिर हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, चलिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, कैसे ट्रायंगल में? किसी भी ट्रायंगल में, in any triangle ABC, if a line is drawn parallel to any one side, ठीक है, parallel to any one side। चलो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींच दी DA। ठीक है, तो पैरेलल टू वन साइड मैंने खींच दिया। कैसा खींचा कि अदर दो साइड्स को वो इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस AD साइड को इसने दो पार्ट में तोड़ दिया, AD एंड DB में।
और इसे तोड़ दिया AE और EC में, ठीक है। तो बीपीडी क्या कहता है, बीपीडी कहता है कि इनका जो रेशियो होगा AD अपॉन DB जो होगा वही AE अपॉन EC होगा, बस सिंपल है, यही बीपीडी का कहना है और क्या, बस सिंपल है। चलो तो और इसको हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखते हैं, क्या सिर्फ बीपीडी इतना ही कहता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, AD वाला पोर्शन लिया, ठीक है, AD अपॉन DB लिया इस तरीके से, तो इधर मैंने AE अपॉन EC लिया, इसी को थोड़ा सा और आगे पहुंचा देते हैं, और आगे पहुंचा देते हैं, तो इसी से 5 रिजल्ट और निकलेंगे। एक तो इसको रिवर्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है, दैट मींस DB अपॉन AD, EC अपॉन AE, क्या किया, उसको बस रेसिप्रोकल कर दिया और क्या, रेसिप्रोकल कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अच्छा तो ये आपका फर्स्ट वाला था, इसी का रिवर्स करके दूसरा हो गया। एक और रिजल्ट देखते हैं, थर्ड वाला। यहाँ पे हमने AD लिया, स्मॉलर पार्ट लिया और बिगर पार्ट ले लिया, यहाँ पे AB ले लिया, तो AD बाई AB ले लिया, है ना। तो उसी तरीके से इधर भी लेना पड़ेगा, उधर क्या है AE है, ये इसके दिया AE है, तो AE के ऊपर क्या लेना पड़ेगा, EC लेना पड़ेगा। इसी को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा AB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE, सिंपल। बस मैंने क्या किया, इसको ऐसे चेंज कर दिया तो ये AB ऊपर चला गया है ना, और इसको ऐसे चेंज कर दिया तो यार ऐसे चला गया, सिंपल है, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या कहता है, फिफ्थ वाला नीचे का ले लो ना, DB ले लो, DB अपॉन AB ले लो, तो DB अपॉन AB ले लिया, तो उधर क्या होगा EC अपॉन AC हो गया, इसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो सिक्स्थ रिजल्ट मिल जाएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC। तो ये 6 तरह के रिजल्ट मिले है ना। तो मेन जो है वो यही है, इसी से सारे के सारे जो है वो निकले हुए और बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान है। अभी हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे ना, काफी ज्यादा आसान लगने वाला है वो, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस तो और भी बहुत आसान होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। जैसे मैं कैसे रैंडमली कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो AD की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, DB की लेंथ मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे दिया, AE की लेंथ जो है यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर दे दिया। कैन यू गेस EC क्या होगा, गेस कर सकते हो आप EC क्या होगा, है ना। चलिए तो गेस कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी है अपने पास में, कैलकुलेशन के हिसाब से कहता है कि AD अपॉन DB किसके बराबर है, AE अपॉन EC के। तो AD कितना है 4, DB कितना है 2, AE कितना है 6, EC को मैंने x मान लिया, तो ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, ये इसको कैंसिल करेगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, है ना, बेहद आसान है। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे। मैं एक बार वापस स्टेटमेंट आपको याद दिला देता हूँ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग इट्स अदर 2 साइड्स, देन इट डिवाइड्स इट इन सेम रेशियो। कौन डिवाइड करेगा, ये जो लाइन है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट मींस AD by DB AE by EC के बराबर है। काफी सिंपल सा प्रूफ है। चलिए तो उसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ऐड करने वाला हूं, तो उसे मैं गिवन में लिख देता हूं, ठीक है, गिवन में लिख देता हूं, let a triangle ABC in which DE parallel to BC, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है that AD by DB equal to AE by EC, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखिएगा, ये प्रूफ करना है। चलिए अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की नीड है, इसकी नीड है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं आपको एक पुराना थ्योरम याद दिलाना चाहता हूँ, इसका भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो थ्योरम हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। याद करते हैं उसको, ऐसे ही साइड में मैं लिख रहा हूँ, याद करते हैं, ठीक है। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस गिवन है और उन पैरेलल लाइंस के बीच में 2 फिगर है। 2 कैसा फिगर है, तो 2 ट्रायंगल है विद द सेम बेस। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ABC, ठीक है, और इसी बेस को लेकर के मैंने एक दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ADBC। तो आपको याद होगा
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएसबीसी बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं कि सेम बेस है और सेम पैरेलल्स को लाई करने का मतलब उनकी हाइट सेम होगी, तो हाइट सेम होगा तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट अगर हम लगाएं एबीसी के लिए, अगर इसके लिए हम एबीसी के लिए एरिया लगाएं तो ये होगा हाफ इनटू बेस बीसी और हाइट h। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, तो एडीएसबीसी के लिए भी वही होगा हाफ इनटू बेस बीसी और हाइट h। तो वैसे भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, ये ज्वाइन करना है सीडी को। मैंने क्या किया, सीडी को ज्वाइन कर दिया और बीई को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन बीई एंड सीडी, और उसके साथ साथ क्या किया, ठीक है, कुछ परपेंडिकुलर बनाने वाला हूं। ड्रॉ DN perpendicular AE and EM perpendicular AD। क्या क्या मैंने यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींची, ऐसे इसका नाम M रख दिया, और यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींची, इसका नाम हम लोगों ने M रख दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। चलिए प्रूफ की दुनिया में बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे दो ट्रायंगल चूज करने वाला हूं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो अभी अभी आपने देखा ना ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर मैं DE को बेस लूं, तो DE बेस के अकॉर्डिंगली मेरे पास ये ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, DBE, ठीक है, जिसमें DE जो है वो बेस है, और ठीक DE को बेस लेके एक दूसरा ट्रायंगल देखूं तो मुझे मिलने वाला है DEC, इधर वाला। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, है ना। तो मैं यहां पे अगर ऐसे लिखूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है, तो रीजन मैं यहां पे दे सकता हूं कि ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस and between same parallels। ठीक है, और इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलो यहां पे मैंने ऐसे किया और क्या किया, ये देखिए, उसके बाद मैंने एक और ट्रायंगल कंसीडर किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगर मैं बोलूं कि दो ट्रायंगल्स अगर सेम टू सेम है तो उनका एरिया बराबर ही होगा, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ऐसा मैंने क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं क्या करने वाला हूं, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के लिए मैं बेस AD कंसीडर करने वाला हूं, और एक बार इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, बेस AE कंसीडर करने वाला हूं। तो बचेगा क्या, हाइट वाला पोर्शन। ठीक है, हाइट वाला पोर्शन बचेगा। अब हाइट वाला जो पोर्शन है वो देखते हैं। अगर मान लो मैंने बेस AD कंसीडर किया, तो AD के लिए हाइट का काम कौन करेगा, आप लोगों को पता है कि जो बेस कंसीडर करते हैं उस बेस के सामने वाला जो वर्टेक्स होता है उसी से परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। तो AD के सामने वाला जो वर्टेक्स है वो है E, और E से परपेंडिकुलर जो मैंने खींचा है वो है E है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं AE को बेस लिया है, AE को, तो AE बेस है। ठीक है, AE बेस है, तो AE अगर बेस है तो इस बेस के सामने कौन सा वर्टेक्स है, D है, और D से हमने कौन सा परपेंडिकुलर खींचा है, DN खींचा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, DN लिख देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, अभी क्या होगा, यहाँ पे हाफ ने हाफ को कैंसिल आउट किया और एक रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, AD into EN इक्वल टू AE into DN। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूं कि इक्वेशन 1, आपका जो इक्वेशन 1 है उस इक्वेशन 1 को 2 में इस्तेमाल करने वाला हूं। कैसे करने वाला हूं, ये देखिए, मैंने क्या किया, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल
DBE से डिवाइड मार दिया और इसको भी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE से ही डिवाइड किया, लेकिन DBE का एरिया तो ECD के बराबर है, तो उसको मैंने ECD से डिवाइड कर दिया। फर्क तो पड़ना नहीं है क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है और आपको मालूम है कि हम दोनों साइड सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड हम सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिए, कर सकते हैं डिवाइड। चलिए अब उसके बाद आगे क्या है वो देखते हैं। जैसे ही हमने डिवाइड किया क्या मिलने वाला है वो मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ। AD into EM अपॉन हाफ इंटू, अच्छा DBE जो मैंने ट्रायंगल लिया है, ये जो DBE ट्रायंगल है ये वाला, इसमें अगर मैं बेस DB को कंसीडर करूं तो बेस DB के सामने कौन है E और E से परपेंडिकुलर लाइन कौन है EM, तो इसके लिए हाइट का मान कौन करेगा EM का मान करेगा, तो मैं यहाँ पे DB लिख देता हूँ और हाइट लिख दिया मैंने EM। सामने क्या था, सामने था AE into DN अपॉन हाफ इंटू ECD के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ECD के लिए बेस EC को कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखिए EC बेस के सामने कौन सा पॉइंट है B है और B से परपेंडिकुलर EC पर कौन जा रहा है EN जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेस लिखा EC और परपेंडिकुलर कौन लिख दिया DN। अब आप देखिए यहाँ पे EM ने EM को कैंसिल आउट किया, DN ने DN को कैंसिल आउट किया और हाफ ने इधर हाफ को कैंसिल आउट किया, तो क्या मिला मुझे मिला AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही तो चाहिए ना। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है, सिंपल। तो यही है आपका BTG। ठीक है, एक बार वापस शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल खींचने है बेस के। ठीक है, अच्छा जैसे ही पैरेलल खींचेंगे ये इस साइड को दो पार्ट में तोड़ेगा और इन दो पार्ट का जो रेशियो होगा वही इन दो पार्ट का रेशियो होगा। दैट्स ऑल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और बोर्ड में भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हैं हम लोग।